नरसिंहा राव जी, स्वामीनाथन जी, ये ऐसे लोग और ऐसे ढेर सारे भारत रत्न हैं जिनको भले ही सरकारों ने सम्मान न दिया हो, या लेकिन अगर इनको सम्मान मिला तो विपक्ष को पूरे, जिसको हम कहते हैं ना, एक सम्मान का जो सम्मान करना होता है, वो गरिमा बनाए रखनी ओके, पॉइंट टेकन। पंकज जी, विनीत आ रहा हूं, विवेक जी आ रहा हूं। पंकज जी, तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि संसद जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति औपचारिक कृतज्ञता व्यक्त करने का मंच है, या देश के मूलभूत मसलों पर बातचीत करने का मंच है? अपनी सफलताओं का जोर शोर से बखान करना प्रॉब्लम है सर, ऑपोजिशन इज नॉट डूइंग आइदर। विपक्ष तो खुद दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा जी। खुद की पीठ खुद थपथपाना ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक अच्छा जननायक होता है ऐश्वर्य, वो होता है जो अपनी नाकामियों को भी खुले दिल से स्वीकार करे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि 10 बरस में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, आम चीजों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, कितने सरकारी उपक्रम निजी क्षेत्र को किन कारणों से बेच दिए गए हैं, कितने सरकारी उपक्रम बंद हो गए हैं, कितने सरकारी बैंकों को बंद करके उनका विलय किया गया है। ये जो आर्थिक श्वेत पत्र लाए तो इसमें बताना चाहिए था कि विदेशों में भारत सरकार के कितने बैंक बंद हुए हैं, निजी क्षेत्र की मनमानी इन 10 सालों में कितनी बढ़ी है, निजी कारोबारियों के कितने लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, और कितने किसानों ने कर्ज की वजह से आत्महत्याएं की हैं। हमारे देश पे विदेशी कर्ज का हाल क्या है, कितना हो गया है, और पड़ोसी देश जो हमारे हैं उनके साथ हमारे रिश्ते सुधरे हैं या खराब हुए हैं। तो इन सब बातों पर भी तो बात करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा आज के भाषण में कि भारत लोकतंत्र की मातृश्री है, तो ये तो हम बचपन से जानते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? क्या भारत को लोकतंत्र की मातृश्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में बताया? पंकज जी, जिस पार्टी को आप इतना डिफेंड करते हैं, अगर आप इतने श्योर हैं, जो फैक्ट्स अभी आपने बोले, जो पॉइंट्स अभी आपने बोले, आप इतने श्योर हैं, तो इस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के नेता जब जनता के बीच जाते हैं तो ये बातें क्यों नहीं करते? और अगर ये करते हैं तो फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये बातें जनता पे टिकती नहीं, क्योंकि टेस्ट कैसे होता है सर नेता का टेस्ट कैसे होता है? नेता का टेस्ट होता है जब मतलब इलेक्शन आता है। आप देखिए लास्ट जो लेटेस्ट 3 इलेक्शंस है, आप उनकी हालत देखिए, क्या हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का। इसका मतलब ये जो टॉल क्लेम्स हैं कि इतना यहां पे नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब फेल कर जाता है। आप फेल हो जाते हैं जनता के बीच जैसे ही आप जाते हैं जी। हाँ पंकज जी बोलिए। हाँ, तो ये सब बातें जो आपने उठाई हैं, ये जो सवाल आपने उठाए हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए। कांग्रेस पार्टी की तरफदारी करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि 10 साल में अगर सरकार कुछ कामों को करने से चूक गई है या पिछड़ गई है या कुछ कमियां रह गई हैं, ठीक है, तो उनको स्वीकार करने में क्या बुराई है? तो ये बताना चाहिए था। शहजाद काउंटर कर रहे हैं फॉर अ मिनट एंड देन मैं आ रहा हूं। विनीत जी, विवेक जी, मात्र 20 सेकंड क्योंकि चौधरी जी और बाकी लोगों को भी बोलना है। देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस पर सारे राजनीतिक दलों को यह अधिकार था कि वो जो मुद्दे बात करना चाहे, और उस पर चर्चा भी हुई। पीएसयू की संख्या 234 से 254 हुई, नेट एसेट वैल्यू दुगनी हुई, नेट प्रॉफिट दुगना हुआ। पीएसयू बैंक पहली बार 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रहे। एसबीआई और एलआईसी, जिसके लिए आप बहुत भ्रांतियां फैलाते थे, वो रिकॉर्ड प्रॉफिट, वो प्राइवेट कंपनियों से भी बड़ी कंपनियां बन गई। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं पंकज जी, 10 सेकंड और। आपने तो हमेशा कहा ना कि हमने मार्केट को खोला। नरसिम्हा राव को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने भाई? आपने कहा ना कि हम क्रांति में एग्रीकल्चर क्रांति लाए। एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट, हर्षवर्धन जी बैठे हैं, पूछ लीजिए 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, 2014 तक लागू नहीं हुई। समाजवादी पार्टी भी साथ में थे। मोदी आए तो उन्होंने लागू किया और स्वामीनाथन जी ने धन्यवाद दिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? एक नाम आप भूल गए, चौधरी साहब के सुपुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह जी, इनके साथ सरकार में थे और वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उसके बावजूद उनको सम्मान नहीं दिया। अगर ठाकुर को नहीं दिया, लालू जी थे, सबने नहीं दिया। विनीत, विवेक, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। एब्सोल्युटली, लेकिन नहीं देंगे राव जी के प्रति। विनीत जी। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। मुझे लगता है मोदी जी के पिछले 10 साल 3 अ में थे। एक तो आस्था में, दूसरा अर्थ में, तीसरा अन्नदाता को जो उन्होंने धन्यवाद दिया उसके लिए। आस्था केवल अयोध्या में नहीं, तो अगर काशी का आपने अगर विकास देखा, अगर अपने कामाख्या का विकास देखा, या आपने उज्जैन का विकास देखा, तो आंख जो चंदिया जाती है। ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में सच में आए। अगर अर्थ की बात करें तो एक जगह थी कि हम सबसे निचले 5 में आते थे, अब हम टॉप 5 में आते, फ्रॉम द फ्रेजाइल 5 टू द टॉप 5। दूसरी बात है, जितने भी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स थे, फिर वो ब्रिक हो, WTO हो, G20 हो, इसमें हमको कोई खड़ा नहीं करता था। आज हम उसकी पैरवी करते हैं, अध्यक्षता भी करते हैं और अपनी बात को बड़े दम से रखते हैं वहाँ पे। तीसरी बात, रुपी जो है ट्रेडेबल हो गया है।
कई कंट्री में आप रुपये के द्वारा जो है वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। अगर पीएफ के आंकड़े लिए तो जो नंबर ऑफ पीएफ रजिस्ट्रेशन हुआ है पिछले 10 साल में अभूतपूर्व है। और पीएफ आदमी केवल तभी मिलता है उनको जब उसको फॉर्मल इकोनॉमी में उसको नौकरी मिलती है। नंबर ऑफ टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पे करने वाला आदमी जो है उसका टोटल नंबर जो है वो 3 गुना हुआ है। इनकम टैक्स आदमी आपके प्रेम से या मोदी जी के प्रेम से नहीं भरता है, जब वो कमाता है तभी ही भरता है। वो देखिए, अन्नदाता के लिए आपने बाकी सब स्कीम के बारे में बात की, लेकिन 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। अन्नदाता को यूरिया जो मिली है, नीम कोटेड यूरिया, उसके कारण उसके खेत में सच में यूरिया जाती है, ना कि वो किसी मशीन के अंदर चली जाती है। दूसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण जो उसको आज फायदा हुआ कि उस मेरी खेती में मैं क्या उगाऊं, किस समय उगाऊं, कब उगाऊं, ये पता चलता है। तीसरा, जियो स्पेशल यानी सैटेलाइट का उपयोग करके हवामान के बारे में किसान को बताकर वहां पे क्या होने वाला है, कब उसने वहां पे फवारनी करनी चाहिए, कब वहां पे पेरनी करनी चाहिए, ये जो बताया गया। केवीके का जो जाल है उसको और व्यापक किया गया। 6,000 रुपए का जो अनुदान मिला उसके कारण किसान की जो आत्महत्या वो कम हुई है। मुझे लगता है कि जो अर्थ, आस्था और जो अन्नदाता के लिए काम किया है ये अभूतपूर्व है। आज तक जो काम नहीं हुआ तो वो काम पिछले 10 साल में हुआ है। 3 और बातें आपके सामने कहूंगा मैं। हमारी जो निजी आस्था था उसके बारे में तक, लेकिन सुरक्षा के बारे में सोचिए। 2008 में मुंबई के अंदर जो हमले हुए, 2006 के अंदर मैं मुंबई में रहता था, सीरियल ट्रेन के अंदर बम धमाके के बाद बम धक्का में रोज बम धमाके के बारे में सुनते थे। लेकिन इस 10 साल में हमने क्या देखा? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। अगर आपने आंख दिखाया तो आपकी आंख नोच लेंगे। इसकी शक्ति। विवेक और फिर धर्मवीर जी। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। विवेक बताइए क्या भाई स्मोकिंग। हाँ, सबसे पहले आज जी देखिए, G20 इन्होंने बात करी साहब, हम विश्व गुरु बन गए हैं। अभी हाल ही में G20 हुआ था। G20 में 3 विश्व की पावर्स हैं जिनको हम मानते हैं डिफेंस और आर्थिक तरीके से बहुत आगे हैं। रशिया होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। पुतिन साहब ने शिरकत नहीं करी, शी जिनपिंग ने शिरकत नहीं करी। जो बाइडेन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस डर के मारे सरकार ने होने नहीं दी। और जब वियतनाम फ्लाई करके गए तो 24 घंटे के बाद कहते हैं, आई टोल्ड मोदी दैट द ह्यूमन राइट्स कंडीशन इन योर कंट्री इज नॉट वेरी गुड। ये हाल है विश्व गुरु का। लोग अमेरिका को कोट करने लगे, यही अद्भुत है भाई। मालदीव्स तब आप बाबा क्या बोले, आप इंपीरियलिस्ट पावर को कोट कर रहे हैं। डोंट इंटरफेयर, लेट मी स्पीक। सॉरी विनीत, आई डिड नॉट इंटरफेयर, लेट मी स्पीक। आप बोलिए, सॉरी मेरी गलती। मालदीव्स पे आइए। मालदीव्स में एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है जो 2 साल से काम कर रही है। वो आपकी सुन के राजी नहीं। नेपाल आपकी सुनता नहीं। भूटान प्रो चाइना हो चुका है। आपकी कौन सा पड़ोसी से बन रही है? आप विश्व गुरु बने जा रहे हैं। यह वही पहली बात। नंबर 2 पे आइए आप। ये डेवलपमेंट के ऊपर वोट नहीं मांग सकते, डेवलपमेंट हुआ नहीं है तो इनको कौन से बैसाखियां चाहिए? इनको चाहिए राम मंदिर, इनको चाहिए ज्ञान व्यापी, इनको चाहिए यूनिफाइड सिविल कोड। और लास्ट में अमित शाह कह रहे हैं मैं सीएए भी अभी लेकर के आऊंगा और इलेक्शन के पहले लेकर के आऊंगा, क्योंकि जानते हैं कि जब तक वोट पोलराइजेशन नहीं करेंगे और मुसलमानों को विक्टिमाइज नहीं करेंगे, ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे और कंसोलिडेट नहीं करेंगे मेजॉरिटी ऑफ वोट को, डेवलपमेंट के आधार पे नहीं आ सकते मोदी साहब। अच्छा, आज वोट ऑफ थैंक्स में इन्होंने स्पेशल एक मेंशन करा